आज जो मीटिंग ली है क्या मीटिंग में क्या देखिए, अभी केवल और केवल जो चुनाव है, चुनाव की जो अलग अलग हमारे विभाग बने हुए हैं, उन्हीं में से हर रोज यहाँ पे हम में से कोई न कोई, मैं या संगठन मंत्री जी, हमारे महामंत्री, ये टीम मिल करके कैसे जो योजना पार्टी की बनी है, राष्ट्रीय स्तर की योजना है, फिर प्रदेश की योजना है, लोकसभा और उसके निचले स्तर पे अलग अलग विभाग के हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे काम पे लगा करके और चुनाव में विजय प्राप्त की जाए, इस प्रकार का हमारा काम रहता है। आज भी कुछ ऐसे हमारे प्रमुख नेताओं की बैठक यहाँ पर कुछ के साथ हुई है और कुछ के साथ अभी अगले इसमें समय में आज यहीं पे रोहतक कार्यालय में होनी है। नामांकन कब दाखिल करेंगे? नामांकन हमारा एक नामांकन 29 तारीख को हो चुका है। राव इंद्रजीत जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी वहां पर रहे थे, और बाकी हमारे नामांकन जो है वो 6 तारीख तक सब चलेंगे। 1 तारीख को भी है, 2 को भी है और 4 को भी है, 6 को भी है। और पार्टी के हमारे सीनियर नेता सब स्थानों पे रहेंगे, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ये रहेंगे। तो ऐसा हर स्थान के ऊपर कोई न कोई हमारा नेता नॉमिनेशन के ऊपर रहेगा। कल हिसार का नॉमिनेशन है, चौधरी रणजीत सिंह जी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी उस कार्यक्रम में रहेंगे। अंबाला के अंदर कल ही श्रीमती बंतो कटारिया जी वहां से अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करेंगी और वहां पर कल मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी वहां पर रहेंगे। इसी प्रकार से आने वाले दिनों में भी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नेता नॉमिनेशन के ऊपर रहने वाले हैं। रोहतक का कौन नेता आएंगे और किस तारीख को नामांकन? अभी सब नेताओं की जानकारी आप लोगों तक पहुंचा देंगे। मोटे तौर पे कुछ स्थान पे जैसे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी रहेंगे और कुछ पर पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे। और जहां तक रोहतक की बात है तो रोहतक का जो हमारा नॉमिनेशन रहेगा, इसमें हमारी जो स्थानीय टीम है उसके साथ साथ मैं भी आपको जानकारी दे देता हूं रोहतक की। रोहतक में नॉमिनेशन पे 3 तारीख को रोहतक का नॉमिनेशन होगा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी इस कार्यक्रम के अंदर रहेंगे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक इकट्ठे होकर के नॉमिनेशन करवाने का काम करेंगे। अच्छा सर, जी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की सभाएं होंगी, अन्य सीनियर नेताओं की सभाएं भी होंगी और हमने जिन जिन नेताओं की सभा हो सकती है केंद्रीय नेतृत्व को बताया है। उसमें प्रधानमंत्री जी की सभा तो होगी। हमने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की भी सभा का समय मांगा है। हमने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी की सभा का समय भी मांगा है। हमने रक्षा मंत्री राजनाथ जी की सभा का समय भी मांगा है, अनुराग ठाकुर जी का मांगा है। ऐसे अन्य जो नेता हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी सभाओं का समय मांगा है। और ये सभाएं जो हमारा नॉमिनेशन पूरा हो जाएगा, नॉमिनेशन का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो चुनाव प्रचार का आखिरी चरण होगा, उस आखिरी चरण में यानी कि अंतिम दौर के अंदर इन सब बड़े नेताओं की सभाएं होंगी। और अब तक हमने लगभग 40 के आसपास सभाएं प्रदेश के अंदर कर ली हैं और बाकी हमारी विधानसभा की जो सभाएं हैं, हमारा ये प्रयास है कि हम अगले सप्ताह के अंदर कुछ सभाएं नॉमिनेशन के दिन भी होंगी और लगभग 10 तारीख तक विधानसभा क्षेत्र की सभाएं हमारी पूरी हो जाए और उसके बाद फिर हमारा डोर टू डोर कैंपेन भी चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाकर के और नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री बने, इसका आशीर्वाद प्राप्त करेगा। और
आखिरी जो दौर है, जैसे मैंने कहा, उस आखिरी दौर के अंदर हमारे बड़े नेताओं की सभाएं होंगी। इस प्रकार का हमने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश स्तर से लेकर के और बूथ स्तर के ऊपर हमने उनकी रचना की है। सर, रोहतक में हर बड़ा नेता आ रहा है, मनोहर लाल तो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने इसको गोद ले लिया इस सीट को, क्या कोई खास वजह है? देखिए, निश्चित रूप से मनोहर लाल जी का लगाव रोहतक से है। बनियानी उनका गांव है, उनकी कर्मस्थली है, और इस कारण से भी, और दूसरा, रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी का केंद्र भी था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते उन्होंने प्रचारक की जो भूमिका निभाई, उसमें उनका मुख्यालय भी रोहतक था। तो एक लगाव विशेष रूप से संगठन के नाते काम करते करते उनका हुआ है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मुझे लगता है करनाल से ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा कोई जाना होता था तो वो पार्टी का मुख्यालय रोहतक में होने के कारण से उनका जाना रोहतक में ज्यादा रहा, और इसी कारण से उनका लगाव भी रोहतक के साथ ज्यादा रहा है, और पहले भी था और वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, इसलिए कभी वो छुपाते नहीं है। करनाल के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ये कहना है कि विशेष रूप से रोहतक के ऊपर रोहतक की जनता की सेवा कैसे बेहतर तरीके से हो सके, इसलिए उनका ध्यान रहेगा। एक अगर प्रॉपर रोहतक की बात करें तो पिछले जो लोकसभा चुनाव थे उसमें लगभग 19,000 की लीड यहाँ से आपके उम्मीदवार डॉक्टर को मिली जी, और पूरी लोकसभा की अगर बात करें तो 7,000 लगभग 7,000 नंबर से विजय प्राप्त जी। पार्टी का इस बार क्या अनुमान है, प्रॉपर रोहतक से कितनी लीड हो सकती है और पूरे लोकसभा क्षेत्र में क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक मैं बात कहना चाहूंगा। देखिए, चाहे पूरे लोकसभा की बात करें, हरियाणा की बात करें, हरियाणा की जनता का झुकाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। रोहतक का मतदाता भी इस बात को समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी और खास करके हुड्डा साहब और हुड्डा साहब का परिवार जिस प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेलिंग इस क्षेत्र के लोगों की करता था, वो बात लोगों के समझ में आई है। इस बार यहां के लोग उस इमोशनल जो इनका टच रहता है कि हमारा रोहतक, हम रोहतक, और जब सरकार बनती है तब फिर काम कैसे होते हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं। किस प्रकार से किसानों की जमीनों को, जिसको अपना कहते हैं, हुड्डा साहब कहते हैं कि किसान का भला अगर मैं भी नहीं कर पाया, को कर भी नहीं पाएगा, कर भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे बातें कह करके, और उनका वोट लेने वाले लोग, इन लोगों को ध्यान में आ गई बात कि कैसे किसान की जमीन को एक्विजिशन का, अधिग्रहण का डर दिखा करके औने पौने दामों में अपने लोगों के हाथ में जमीन बिकवा देना, और फिर कैसे उसका उपयोग व्यापारिक रूप में खुद के लिए करना, ये बात सारी समझ में आ गई। इसलिए पिछली बार से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ रोहतक का और हरियाणा का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। उसको इस बात का भी ध्यान आ गया कि ये स्थानीय मुद्दों को और उसकी तरफ ध्यान भटका करके, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके वोट लेते रहे हैं। ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। ये बात रोहतक के और हरियाणा के जागरूक मतदाता के समझ में आई है। इसलिए इस चक्कर में यहाँ का मतदाता नहीं आएगा। उसका सीधा सीधा टारगेट है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश की भलाई के लिए और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। राणा जी, अमित शाह का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वह बहुमत इसलिए प्राप्त करना चाहती है कि आरक्षण और संविधान के छेड़छाड़ कर। देखिए, मुझे लगता है अब ये बात मेरे समझाने की इसमें जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से ये जो तथाकथित इंडी अलायंस ये घमंडिया गठबंधन, ये जो अलायंस बना है, ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। ये बात आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ध्यान में आई है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी उसको दिखा रहे हैं, प्रिंट मीडिया भी उस बात को छाप रहा है कि कैसे एक मुख्यमंत्री ने गलत तरीके से अमित शाह जी के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, देश का भला चाहने वाले ऐसे सब लोग
वो इसमें लगे हुए हैं कि कैसे इनको अब नंगा किया जाए, जो इस प्रकार का गंदा खेल खेलते हैं। अमित शाह जी ने जो बात कही थी आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट हुई, और मैं भी स्पष्ट करना चाहता हूं, उन्होंने ऐसी बात नहीं कही थी। उनके बयान को एडिट करके प्रस्तुत किया गया, घिनौनी हरकत की गई, और देश की जनता इन इंडी अलायंस के गठबंधन के नेताओं से जवाब मांगेगी और इन लोगों को इनके जमीन दिखाने का काम करेगी। अच्छा, जेजेपी के प्रत्याशी भी मैदान में आ गए, कुछ चुनौती मानते हैं? देखिए, अब तो चुनौती जेजेपी के लिए है, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। जेजेपी के लिए चुनौती है उसकी अपने पार्टी को, अपने संगठन को बचा करके रखने की। उनके बहुत सारे नेता आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी पार्टी बिखराव पर है। इसलिए मैं नहीं समझता कि हरियाणा की जनता या कोई और पार्टी उनके इस पार्टी को या चुनौती को कोई गंभीरता से लेंगे।